हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इम्पल्स किए थे, इम्पल्स के बारे में पढ़ा था और उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हम क्वेश्चन ही उस पे देखेंगे। तो चलो एग्जांपल, हम दो एग्जांपल कर चुके थे। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है। इसमें कौन सा है? इसमें एसएल एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मशीन गन fires a bullet of mass 40 ग्राम with a speed of 1200 मीटर पर सेकेंड। एक मशीन गन है और जो बुलेट फायर कर रहा है मशीन गन, उसका बुलेट का मास है 40 ग्राम। बुलेट का मास जो है 40 ग्राम है और जिस स्पीड से बुलेट को ये फायर कर रही है मशीन गन, वो है 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है? ये बुलेट है, बुलेट का मास है। ये बुलेट का मास है और बुलेट का जो स्पीड है इतना है, बुलेट की स्पीड है। ठीक, और मशीन गन इतने स्पीड से उसको फायर कर रहा है। आगे कह रहा है कि द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन इट। और जो व्यक्ति जो है गन को होल्ड किया है उस पे वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है कितना? 144 न्यूटन। गन पे वो कि वो गन उस पे कि वो गन पे? देखो ना, ये कह रहा है द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन इट। मतलब वो व्यक्ति उस पे, मतलब अरे देखो, जब गोली निकलती है ना तो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो व्यक्ति जो है उस पे इतने फोर्स से उसको पकड़ा है मशीन गन को। ठीक, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट। ये ट्रिपली में आया हुआ, मेंस में आया हुआ, जी मेंस में हम लोग, तो तब मेंस नहीं होता, यह ट्रिपली हो रहा था। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। कितने बुलेट पर सेकेंड फायर किए जा सकते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। ठीक, ये पूछा कितने बुलेट्स फायर किए जा सकते हैं। अब देखो क्या होगा। यहाँ पे मान लेते हैं मशीन गन एक हम बना देते हैं छोटा सा। ये है, मान लो मशीन गन है। ठीक, अब इसको जो व्यक्ति पकड़ा है वो ऐसे ही यहाँ से बुलेट को फायर कर रहा है, बुलेट को इस तरह से वो फायर कर रहा है और जो व्यक्ति इसको पकड़ा है वो इस पे इतना फोर्स, इसका मतलब ये हुआ वो पकड़ा है व्यक्ति, इसको होल्ड किया हुआ है मशीन गन को। इसका मतलब मशीन गन भी इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, तभी नहीं व्यक्ति उतना ही फोर्स लगा के इसको होल्ड कर रखा है। ठीक, तो ये आ गया फोर्स ऑफ इम्पल्स। किसका? गोलियों का। क्योंकि यहाँ से जब गोली निकल रही है, बुलेट्स निकल रही हैं, तो क्या होगा? क्योंकि ये ट्रिगर ऐसे दबा रहा है, इसका मतलब इस पे ये फोर्स लगा रहा है उस पे, तो उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है। ये क्या आ गया? अच्छा, ये बुलेट की स्पीड है, मान लेते हैं n। कितने? n बुलेट्स फायर किए गए। लेट n बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड। कितना? n बुलेट, ये पर सेकेंड है, ध्यान रखना। सेकेंड का यहाँ पे मतलब टाइम का डिवाइड हो गया। ये नंबर ऑफ बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने बुलेट फायर किए जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ये वेलोसिटी और वेलोसिटी, इसका हम क्या निकालेंगे? पहले देखो, बुलेट में चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स हम निकालेंगे। इंपल्स क्या आएगा? पहले बुलेट की स्पीड क्या थी? 0, रुकी हुई थी ना, लेकिन जब फायर किया गया तो बुलेट की स्पीड इतनी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बुलेट की? 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गोली, हाँ बुलेट्स ये है, ये 0 है इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी ये हो जा रही है। इंपल्स कितना आ जाएगा? इंपल्स impulse of force is equal to क्या? हाँ, तो मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी ये 0, इनिशियल वेलोसिटी इस तरह।
तो ये आ जाएगा, मास कितना दिया है 40 ग्राम, 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी 1200 माइनस 0, तो 1200 में इसका मल्टीप्लाई करोगे, 12 4 या 48 और इंटू 10 पावर 3, 2 जीरो इधर 10 पावर 3 और इंटू 10 पावर माइनस 3, इसका मतलब 48 न्यूटन इंटू सेकेंड, या कह सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना क्या आ गया इम्पल्स। 48 कहाँ से हो गया? 12 4 जा 48 और 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, आ गया ना 48 किलोग्राम। अब ये इम्पल्स ऑफ द फोर्स आ गया। और इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स अपॉन ये देखो, ये एक गोली, एक बुलेट कितना इम्पल्स प्रोवाइड कर रही, वो ये है। एन बुलेट्स के लिए क्या इम्पल्स होगा, इम्पल्स N48 हाँ, इम्पल्स ड्यू टू एन बुलेट्स, और ये एन बुलेट्स पर सेकेंड, ये है, इसमें पर सेकेंड हो गया, ध्यान रखना पर सेकेंड क्या हो जाएगा, तो एन 48 इंटू एन। अब यहाँ पर सेकेंड का डिवाइड हो गया है, टाइम का डिवाइड हो गया है, इसका मतलब इसमें टाइम का डिवाइड है, मतलब इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम है। अब हम फोर्स निकालेंगे। टाइम तो पहले भी था, वो देखिए ना, क्या टाइम तो पहले भी था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहाँ पर। हाँ टाइम है, लेकिन ये एन क्या माने थे, एन नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। हाँ। इसका मतलब ये नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, या तो एन बाई टी मान लो, इसमें टाइम का डिवाइड है। अब देखो फोर्स इज इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम का डिवाइड यहाँ पहले भी तो था। क्या टाइम का डिवाइड पहले भी तो था ये। यार, इसमें डिवाइड है, लेकिन अभी ये 48 पर सेकेंड का है ना, हाँ। ये यूनिट है इम्पल्स का। हाँ। लेकिन पर सेकेंड कितना इम्पल्स दे रहा, वो ये है, टोटल पर सेकेंड इम्पल्स आ गया। अच्छा ये बताओ, तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यदि टाइम से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, इम्पल्स पर सेकेंड, इम्पल्स अपॉन टाइम। इसका मतलब इम्पल्स पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स, और यही क्या है, इम्पल्स ड्यू टू एन बुलेट पर सेकेंड, मतलब इम्पल्स पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये क्या है, फोर्स। ये क्या है, यही ना लिखा है, इम्पल्स पर यूनिट टाइम फोर्स। तो ये क्या है, इम्पल्स पर यूनिट टाइम ही तो है, क्योंकि टाइम का यहाँ डिवाइड है। इसका मतलब ये क्या है, फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर हो गया, 48 एन इज इक्वल टू एफ। नहीं आया क्या समझ में? नहीं सर, वहाँ पहले यार ये यूनिट है, इसको क्यों देख रहे हो, ये क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स है, बस इतना समझो। लेकिन जब एन बुलेट का मान, एक बुलेट का ये है, एक बुलेट का है, तो एन बुलेट का कितना होगा 40 एन, या तो हम चलो यहाँ पे टाइम से अलग डिवाइड कर देते हैं, तो पर सेकंड निकाल देते हैं। रुको, जो तुमको कंफ्यूजन हो रही ना, इसको मान लो एन बुलेट्स कैन बी फायर्ड इन टी टाइम। अच्छा सर जी, इसकी इम्पल्स की यूनिट है क्या? हाँ, ये इम्पल्स की यूनिट है। और एन क्या, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। एक बुलेट इतना दे रहा है, तो एन एक सेकेंड में एन बुलेट कितना देगा, तो ये इतना। और ये क्या, इम्पल्स पर यूनिट टाइम, और इम्पल्स पर यूनिट टाइम क्या है, फोर्स। इसका मतलब ये क्या है, फोर्स के इक्वल। और फोर्स कितना दिया है, 48 न्यूटन। तो इसके बराबर क्या रख दो, 144 न्यूटन। तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 48। 12 4 जा 12 12 जा 3, मतलब एक सेकेंड में केवल 3 बुलेट फायर किया जा सकता है मशीन गन से। समझ में आया कि नहीं? कहाँ तक लिखे, अगला क्वेश्चन करो। ठीक, तो यही है, इतने बुलेट्स पर सेकेंड। ठीक, नहीं आया तो यहाँ से ऐसे ही कर सकते हो, यार नंबर ऑफ बुलेट मान लो टी टाइम है, तो बाद में वही डिवाइड करना पड़ेगा, बाद में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और क्या। ठीक, चले आगे। हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, AIEEE में आया था इस तरह का क्वेश्चन। इम्पल्स पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इम्पल्स पे, क्योंकि मशीन गन, रॉकेट हुआ, अभी रॉकेट का भी आने वाला है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का चाहिए? नहीं, एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ही नहीं है। है, लेकिन एनसीईआरटी का जो सबसे पहले बताया उसी लेवल का थे। चलो एक और क्वेश्चन। A bar moving with a momentum of 5 kilogram meter per second strike against a wall at an angle of 45 and is reflected at the same angle. Calculate the change in momentum. अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ये एक वॉल है, ठीक, ये वॉल है, हाँ। और एक बॉल आया
45 डिग्री एंगल पे, यही कहा ना। इसमें कौन ये देखो एक बाल आया 45 डिग्री एंगल पे इससे स्ट्राइक किया। इसमें 13वां है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर इसमें 14 और इसमें एग्जाम्पल नंबर ये क्या था 4 है। अब देखो ये कह रहा है कि अब पढ़ दे रहा हूँ। A ball moving with a momentum of 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या है इसका? इनिशियल मोमेंटम यही है ना, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम से आया, वो स्ट्राइक करता है किससे? वॉल से अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45। मतलब कितने एंगल पे स्ट्राइक करता है? ये है नॉर्मल, तो ये 45 एंगल पे स्ट्राइक किया। आगे क्या कह रहा है? एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। और यहां से आने के बाद जब टकराया बॉल, ये बॉल आया तो ये फिर इसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। सेम एंगल मतलब 45 पे ही क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम, टू चेंज इन मोमेंटम पूछा है। चेंज इन मोमेंटम पूछा है। चलो, और कुछ इसके बारे में नहीं दिया है, बोलो कर लोगे? देखो मान लेते हैं अब तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी मैटर करेगा। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है, u इनिशियल वेलोसिटी से ये आया, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी u से आया, वेक्टर कंपोनेंट हम लगा सकते हैं। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा कि नहीं? एंगल के आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा, मतलब u cos 45। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin 45, यही ना, ये इसका कंपोनेंट। लेकिन अगर वो सेम एंगल से टकरा के चला गया, सेम एंगल से टकरा के चला गया, इसका मतलब u वेलोसिटी से गया, मतलब स्पीड वही होगी क्योंकि ये है। तो स्पीड अगर u रखेंगे, u, अब देखो इसका क्या होगा, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा u cos 45 और इसका रिजॉल्व इधर करेंगे तो u sin 45, u sin 45, यही ना। अब देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमको लगता है, नहीं सही है, सही है। देखो u sin 45, अब क्या होगा? यहाँ पे देखो वेलोसिटी में चेंज कहाँ आया? ये वाला कंपोनेंट के कारण वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब u sin 45 ये भी इधर है, u sin 45 ये भी इधर है। अगर चेंज इन मोमेंटम लेंगे तो मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, और इसमें वेलोसिटी में चेंज कोई आया है? नहीं आया। तो इसके कारण जो है मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंटम में फर्क इसके कारण पड़ेगा। तो इसको हम ले रहे हैं v1, मतलब कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, उसका डायरेक्शन किधर है? उसका डायरेक्शन ये है, और जबकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसको v2 ले रहा हूं। और अगर ये वाला डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसको हम क्या मान लेंगे? निगेटिव। बात समझ में आया? तो v1 जो है x एक्सिस के अलॉन्ग, इसका ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos 45, और v2 u माइनस u cos 45 वो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। इतना बात समझ में आया? और ये दोनों के कारण तो कोई डायरेक्शन में चेंज आया नहीं, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इनके कारण मोमेंटम नहीं आएगा। अब चेंज इन मोमेंटम देखो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी, मतलब v2। हाँ वही चेंज इन मोमेंटम पूछा था, तो इम्पल्स नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम ही तो इम्पल्स ही होता है। देखो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही ना। अब देखो मास अभी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी क्या है? माइनस u cos 45, ये इधर की डायरेक्शन में है ना फाइनल वेलोसिटी, ये डायरेक्शन, तो माइनस u cos 45 और माइनस इनिशियल वेलोसिटी u cos 45, u cos 45 और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा माइनस 2m u cos 45, चेंज इन मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दे रखा था, इनिशियल मोमेंटम कितना दे रखा है? ये इनिशियल मोमेंटम का मतलब m इंटू यू, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो ये pi का मतलब m इंटू यू, और ये दे रखा है 5, तो m इंटू यू की वैल्यू हम यहाँ 5 रख सकते हैं,
यहाँ रख दो, -2 इंटू 5 cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये आ गया -5√2। ये माइनस जानते हो क्या दिखा रहा है? माइनस का मतलब कि इसका डायरेक्शन किधर है? निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हो, इसका चेंज इन मोमेंटम किधर होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस, along निगेटिव एक्स एक्सिस। हो गया, यही पूछा था चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और इन मोमेंटम का वो लिख दो, क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही है क्या? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स की नहीं कह सकते। ये इम्पल्स ही तो, इसमें जो पूछा वो देखो ना, इम्पल्स कैसे कह सकते हो? जब पूछा ये चेंज इन मोमेंटम, तो का इम्पल्स रटे पड़ेगा? सर दोनों का वही है फॉर्मूला। हाँ है वही, लेकिन जब पूछा तो वो लिखो ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5 ग्राफ बेस्ड देख लो, एक क्वेश्चन लास्ट है, ठीक। ये क्वेश्चन अच्छे से इस तरह के कर लो, बहुत क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। हाँ, एग्जांपल 5 देखो, इसका तो यार फिगर बनाना पड़ेगा, रुको बनाने में। देखो एग्जांपल नंबर 5, ये क्या कह रहा है? अ बॉल मूव नहीं, और द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और इनिशियल स्पीड इसकी वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल स्पीड दे रखी है किसी बॉडी का, बॉल का, ठीक। इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज 5 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, इस पे जो फोर्स लगा वो कितने सेकेंड के लिए? 4 सेकेंड के लिए इस पे फोर्स लगा। ये टाइम दे रखा है 4 सेकेंड के लिए। द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। तो क्या पूछा है? इम्पल्स, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, impulse of the force and a final speed v एंड of the body। v ना। हाँ, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a body of mass 2 kilogram, a body of mass 2 kilogram having initial speed 5 meter per second, a force is acting on the body for 4 second। एक बॉडी के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर 4 सेकेंड तक कोई फोर्स काम कर रहा है, और फोर्स और टाइम ग्राफ इस तरह से, ये देखो 0 से 4 सेकंड के बीच में ये ग्राफ बना है, और इस तरह से उसका ग्राफ बना, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा इस तरह से उस पर फोर्स वेरिएशन हुआ। इसमें पूछ रहा है इम्पल्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स और फाइनल स्पीड पूछा है। क्या? इम्पल्स ऑफ द फोर्स एंड फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब कुल मिला के 14 सेकंड में उसकी स्पीड क्या है, ये पूछा है। अब बताओ इम्पल्स क्या होगा? हम बताए थे जब फोर्स और टाइम का ग्राफ होगा तो इम्पल्स क्या होगा? 4 सेकंड। एरिया, एरिया अंडर एफटी कर्व। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफटी कर्व, एरिया अंडर एफटी कर्व, ठीक, एरिया अंडर एफटी कर्व। अब क्या निकाल दे? इसका पूरा एरिया निकाल दे, ठीक। तो चलो एरिया निकालते हैं। फर्स्ट वाले, इसका एरिया क्या होगा? ओ ए डैश, सबका ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ओ ए डैश प्लस एरिया ए डैश बी डैश प्लस एरिया बी सी डैश बी डैश प्लस एरिया सी डी डैश, ठीक। तो चलो ये क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस कितना है? 1.5 इंटू हाइट कितना है? अच्छा, हाइट तो लिखा ही नहीं क्या? ओ 3 है ये पूरी इसकी यहाँ तक जो है ना वो 3 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक। और 2 3 यहीं पे कहीं होंगे, 1 2, ठीक, इतना दिया। ये 2 वाला है, ये सीढ़ी का जो लाइन है वो 2 वाला लाइन है, इसके अलॉन्ग जो लाइन है वो 2 है, ठीक। अब देखो ये 1 है। अब क्या होगा? एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 3 प्लस ये क्या है? एक रेक्टेंगल, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा और लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 यूनिट का, वही तो बोले 1, और प्लस ये क्या है?
ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हाइट 3, ये हाइट 2, 3 प्लस 2 इंटू हाइट, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 0.5 का, इंटू 0.5 और प्लस ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का मतलब 2 इंटू 1। सॉल्व कर लो जल्दी से। यह क्या आ गया 15 या 2.5, 2.25, 3 3 2 5, 5 5 जा 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, तो मतलब 1.25 है। कर लो 3 का बाई 2 1.5, 1.5 इंटू 1.5 यही आएगा। और ये 2 1 जा 2, ठीक 2 3 5, 5 3 8, 8.5 आ गया, 8.50 इम्पल्स आ गया, क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया इम्पल्स आ गया। अब हमको क्या निकालना फाइनल स्पीड, यही निकालना है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। अगर इम्पल्स और मोमेंटम थ्योरम लगाएं तो इम्पल्स क्या होता है मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मास दे रखा है तो इधर हटा दो, क्या ये लिखे पूरा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू, हाँ हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, फाइनल वेलोसिटी ली है और इम्पल्स कितना है 8.5 आया था ना। तो मास कितना दिया 2 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5। 8.5, तो ये 2 का उधर डिवाइड हो जाएगा ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके ले जाओ, 5 2 जा 10, 8.5, 2 इज इक्वल टू 10 प्लस में आ जाएगा 18.5, डिवाइड करोगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 5 जा, इतना मीटर पर सेकेंड का फाइनल स्पीड उसका गेन करेगा। हो गया। अब देखो अभी इसके पहले हम लोग जो भी अभी पढ़े, इम्पल्स पढ़े, चेंज इन मोमेंटम पढ़े, वो सब न्यूटन सेकेंड लॉ के सारे एप्लीकेशंस थे वो सब। अब हम आते हैं आगे न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction, मतलब ये हुआ कि यदि कोई बॉडी A है और कोई बॉडी B है, ठीक, यदि बॉडी A B पे फोर्स लगाती है तो इसको क्या बोलेंगे FAB, फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A, ये डायरेक्शन है, ठीक। तो बॉडी B भी A की तरफ फोर्स लगाएगी, इसको बोलेंगे FBA, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये इस पे फोर्स लगाएगी तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगी। इसका मतलब क्या, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि ये दोनों फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट। देखो थर्ड लॉ क्या था, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब फोर्स FAB ये और फोर्स FBA मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, हमेशा ये बात सही होगा, ठीक। ये है न्यूटन थर्ड लॉ। अब यहां से देखो कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है। कंक्लूजन पहला तो ये निकल रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ये इसका क्या लिख सकते हो, फर्स्ट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसका मतलब कोई एक अकेला फोर्स ऐसा नहीं होगा कि केवल एक एक्शन है, रिएक्शन उसका कुछ ना हो, कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स होगा ही होगा, ठीक। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इसका एग्जांपल अभी दे रहे हैं। तो ये क्या, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। दूसरा क्या हो सकता है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती हैं। क्या, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती हैं। तो दीज फोर्सेस
डू नॉट कैंसिल आउट, डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दीज फोर्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस, मतलब ये थर्ड लॉ जो है ये नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसा भी फोर्स है वो सब के लिए ये बात सही होगी। ठीक, तो ये फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, फोर्स या लॉ, दिस डज नॉट डिपेंड, लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन, लॉ डज नॉट, लॉ का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ये नेचर पे नहीं डिपेंड, नहीं, डज नॉट, सब नेचर पे कैसे? बता रहा हूं, नेचर ऑफ फोर्स, लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स, किस पे? फोर्स के नेचर पे, दैट इज applicable, that is applicable for all type of force in nature, all type of force in nature, एग्जाम्पल मैकेनिकल फोर्स लिख सकते हो, मैकेनिकल फोर्स लिख सकते हो, मैकेनिकल फोर्स जानते हो जो मशीन के द्वारा जो फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगते हैं, तो क्या एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएंगे ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो बॉडी के बीच में होता है, तो क्या एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? ग्रेविटेशन क्यों नहीं लगाएगा? अब ये सोच रहे हो कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है तो अर्थ ही खींचता है, ये नहीं। अब इसका इतना ज्यादा फोर्स नहीं है कि ये अर्थ को खींच ले। हाँ, मैकेनिकल का मतलब मशीन के द्वारा जो फोर्स लगता है। मशीन हमारे ऊपर लगाए जरूर। हाँ, ये इसको उठा के फेंक दे, या इसको ऐसे मारे, ये भी तो एक तरह का फोर्स है। वो हमारे ऊपर नहीं लगाया। काहे नहीं? तुमको चोट नहीं लगी? जब तुम ऐसे इस पे तेजी से ऐसे मारे हो तो इसको इसका अपोजिट आपको चोट नहीं लगा। चोट लगने का कारण क्या हुआ? क्योंकि ये भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। जितना तेजी से मारोगे आपको उतना तेज फोर्स लगेगा, स्लो मारोगे तो स्लो चोट लगेगा। इसका मतलब जितना फोर्स उतना ही वो रिएक्शन करेगा, जितना ज्यादा एक्शन उतना ज्यादा रिएक्शन। इसलिए ज्यादा तेजी से मारोगे ज्यादा चोट लगेगा। अभी यार एग्जांपल में मत परेशान हो, ये समझ में आया? चाहे वो फोर्स मैकेनिकल हो, ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, सब में लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ, फ्रिक्शन भी एक मैकेनिकल फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक मैकेनिकल फोर्स है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक सब में लगेगा। मैग्नेटिक में दो मैग्नेट हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, दोनों मैग्नेट को ऐसे पास लाओ, दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करके आते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? ये कैंसिल नहीं करते, ये फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करते, हमेशा एप्लीकेबल होते हैं सिंगली। ये हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि एक्शन कैन नॉट बी, ओनली एक्शन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्शन। अरे ये क्या है? इसी का अदर स्टेटमेंट है कि हमेशा फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब अगर केवल एक्शन हो और रिएक्शन ना हो तो ये गलत बात है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ? केवल एक्शन हो रिएक्शन ना हो तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता नेचर में। यही बात ये कहना चाहता है। आगे क्या है इसमें? रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एक्शन, ठीक है, डिफरेंट। अच्छा, ये दोनों क्या है? एक चीज और लिख सकते हो, ये दोनों अलग अलग बॉडी है ना, दो डिफरेंट बॉडी हैं, तो ये दोनों बॉडीज दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं। ये नहीं कि एक ही बॉडी पे एक्शन भी और रिएक्शन भी लग जाएगा। जैसे हमने इस पे मारा, ठीक, तो हमारा एक्शन इस पे लगा, हमारा जो एक्शन फोर्स है इस पे लगा और उसका रिएक्शन फोर्स हमारे बॉडी पे लगा। तो ऐसा तो नहीं हो कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे हो। हाँ, तो ये दोनों बॉडी, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दीज फोर्सेस मतलब एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्शन और रिएक्शन फोर्स डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज,
डिफरेंट बॉडीज। ठीक, इसका क्या मतलब कि अगर एक्शन इस पे लग रहा है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा तो ये इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब एक्शन एक पे हो रहा है तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पे होगा। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स देख लो, हटा दे इसको। न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल्स देख लो, एप्लीकेशन दिखा दीजिए। चलो पहला एग्जांपल दिखाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, इसको समझने के लिए एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, देखो फर्स्ट, बुक केप्ट ऑन द टेबल। पहला एग्जांपल यही, बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। अब देखो ये कैसे होगा, इसमें कुछ नालायकों की कंफ्यूजन रहती है देखो कि बुक तो कहाँ, बुक पे तो लगा रही है लेकिन बुक पे टेबल कहाँ लगा रही है। ठीक है दिखा रहा हूँ, परेशान। ये है टेबल और इस पे क्या रखा है, एक बुक रखा है। हाँ। ठीक, ये बुक रखी है। अब ये इस पे रुके क्यों, क्योंकि देखो अब इसका देखो कैसे एग्जांपल है, क्योंकि बुक का कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका मतलब बुक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg लग रहा है। इसका मतलब बुक जो है टेबल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और टेबल, अब बुक रुका हुआ है, बुक को तो नीचे आ जाना चाहिए क्योंकि इस पे एक फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब बुक जो है, इस पे जो एक्शन फोर्स क्या हो गया बुक के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब बुक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे एक्शन फोर्स क्या हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स। यहाँ पे एक्शन फोर्स हो गया, एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाया, mg बोल सकते हैं। हाँ वही mg बोल सकते हो। ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, बात समझ में आया। अच्छा, ये बुक रुका हुआ है, इसका मतलब टेबल भी उस पे कोई फोर्स लगाया तभी ना रुका है, या तो बुक नीचे ना गिर जाए। इसका मतलब टेबल उस पे जो फोर्स रिएक्शन लगा रहा है उसको बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। जब परपेंडिकुलर सीधे के सीधे ऊपर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता है उसको बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। ठीक, अब वो अलग, वहां पे अलग बात है। ठीक, तो थ्रस्ट कह सकते हो। तो ये नॉर्मल फोर्स है, कौन लगाया, टेबल, किस पे, बुक पे। पहले बुक ने इस पे लगाया क्योंकि बुक में ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके कारण टेबल पे वो फोर्स लगाया और टेबल उसको उतना फोर्स, और ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए तभी ये इस पे रखा गया है। तो एन क्या, एक रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, रिएक्शन फोर्स कौन लगाया, टेबल। ये क्या है, नॉर्मल फोर्स, इसको बोलता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये नहीं कि इधर उधर फोर्स लगा देगी ये क्योंकि वो भी तो नीचे ही जस्ट परपेंडिकुलर लगा। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। ठीक, दोनों डिफरेंट बॉडी पे हुए कि नहीं हुए भाई, बुक टेबल पे लगाया, टेबल बुक पे लगाया, दोनों रुके हैं और ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। आगे चल के हम इसके बारे में और देखेंगे। दूसरा एग्जांपल, अभी हम यहाँ एग्जांपल्स देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, अच्छा तो ठीक है, इस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स mg आप ऐसे कर सकते हो, m = mg। अगर वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो -mg कर सकते कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, या इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो। ठीक, और नॉर्मल को r से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में देखोगे r से भी डिनोट करते हैं, तो मत परेशान हो। चलो मैं r से ही लिख देता हूँ, r से। ठीक, कभी कभी r से ही डिनोट किया जाता है नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो r = -mg। ठीक, या वेट कर सकते हो, ये W है ना, ये इसके बराबर W लिख दो, W वेक्टर दोनों का, क्योंकि ये दोनों अपोजिट क्यों लिखे, डायरेक्शन देखो इनका अपोजिट, ये ऊपर है एक नीचे, इसलिए नहीं लिखा। अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो, दूसरा एग्जांपल हमारा चलना, हम कैसे वॉक करते हैं, व्हाइल वॉकिंग वी प्रेस द, ठीक है, वॉकिंग में हमारा, वॉकिंग में देखो, वॉकिंग में कैसे है, देखो हम क्या करते हैं, हमारा ये पैर है, ठीक है, ये पैर है और हम इसको ये मान लेते हैं
ये तो हाँ बंद हो गया यार। अच्छा देखो होगा क्या, यहीं करो ना थोड़ा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा मसल्स जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, किस पे, इस पे, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ग्राउंड पे, हाँ ग्राउंड पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है। तो हम ऐसे करते हैं ना, अब दिखा नहीं ना नीचे, मतलब जब ऐसे करते हैं ये फोर्स लगाए तो ये ऊपर उठ गया, ठीक, मतलब जब इस पे फोर्स लगाए तो अर्थ जो है हमको इधर की तरफ फोर्स लगा, रिएक्शन, और ये आगे की तरफ उड़ गया। इस तरह से आगे की तरफ हम चलते चले जाते हैं एक पैर उठा के। जब इस पे फोर्स लगा तो ये उठ गया, रिएक्शन फोर्स इस पे हुआ, और ये आगे की तरफ हमारे तेज हो जाता है तो क्या, फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है तब क्या? तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। जब इस पे फोर्स लगाते हैं ना, इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है, मतलब कि ये जब फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन कब लगेगा, जब फ्रिक्शन तभी ना फोर्स लगेगा, जब ये फोर्स इधर लगेगा, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाएगा तो पहली बात ये उतना अच्छे से फोर्स इस पे रिएक्शन फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, यही दिक्कत आ जाएगी। ये फोर्स ही नहीं लगा पाएगा तो रिएक्शन कितना होगा, अगर ये फोर्स लगाता तो रिएक्शन होता। यहाँ से फिसलते हैं ना, जब चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से फिसलते हैं, जब तक खड़े रहेंगे तब तक नहीं हाँ फिसलेंगे। तब तक कुछ नहीं होगा, हाँ। ठीक। और जब ये चलना शुरू करेंगे तो ये रिएक्शन एक्शन फोर्स ही नहीं लग पाता जितना जरूरी है हमको चलने के लिए, उस केस में और आगे ज्यादा चलो। लग जाए तब क्या जाता है, दौड़ने लगो, ज्यादा लगा के दौड़ो। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखो। थर्ड नंबर एग्जांपल क्या है, तो भाई 3 4 करवाऊंगा। थर्ड नंबर, अच्छा यही तो फिर भी ये बोल दिया, अगर स्लिपरी ग्राउंड होगा तो आपको चलने में दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम अगर अभी बताया जो पुश कर रहे थे, पुश करने में हार्ड डिफिकल्ट होगा, हम पुश नहीं कर पाएंगे, एक्शन फोर्स ही नहीं लग पाएगा, इसलिए रिएक्शन भी उतना नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे ये कह, अच्छा तीसरा नेल, थर्ड मान लो कि जब हम इसमें दीवार में नेल वो करते हैं, ठोकते हैं हथौड़ी से, डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू द वुडन ब्लॉक विदाउट सपोर्टिंग इट, मतलब ये कह रहा है कि बिना उसको पकड़े आपको, जैसे ये वुडन ब्लॉक है ये कोई, और इसमें ये मान लो तो ये वुडन ब्लॉक है ये, और इसमें नेल को हमको ठोकना है ना, तो बिना इसको पकड़े हम इसमें नहीं इसको लगा सकते, या बिना नेल को सपोर्ट दिए हम नहीं ठोक सकते। क्यों, इसको पहले स्टेटमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू द वुडन ब्लॉक विदाउट सपोर्टिंग इट, तो डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक without supporting it, विदाउट सपोर्टिंग इट। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब ये वुडन ब्लॉक है ये, अब मान लेते हैं इसमें हम कील ठोक रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं इसमें अंदर, अगर इसको सपोर्ट ना दें या पकड़े ना, या नेल को पकड़े ना, तो होगा क्या, जब नेल पे हैमर से मारेंगे, एक्शन फोर्स लगाएंगे, तो वो जो वुडन ब्लॉक है वो भी नेल पे लगाएगा फोर्स, और जब वो फोर्स लगाएगा अगर नेल को पकड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा ना इधर उधर। भाई अगर ऐसे है, बिना इसको पकड़े कैसे ठोक सकते हो, नहीं कर सकते ना, ड्राइव नहीं कर सकते ना, हल्का से छेद बना, हाँ वही कह रहे हैं। तो इसका मतलब इसको सपोर्ट दिए बिना हम इसमें ड्राइव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब हैमर से मारेंगे और इसको अगर पकड़े नहीं रहेंगे तो उतना ही रिएक्शन फोर्स ये नेल पे लगाएगा और नेल इधर उधर गिर जाएगा, तिरछा हो जाएगा, यही दिक्कत होती है, ठीक। तो ये रीजन है, यही लिखना नहीं है, समझा दिया, कर लोगे ना, आगे चले। उसके बाद देखो आगे, वाइल्ड स्विमिंग, तैरने में कहाँ पे मदद करता है, तैरने में वाइल्ड स्विमिंग, स्विमिंग में कैसे मदद करता है, हम तैरते कैसे हैं, मछलियों का ले लेते हैं, मछली का ही ले लेते हैं, या चाहे जैसे देखो, हाँ ठीक है, अरे स्टीम लाइन का बॉडी होता है ना, चलो ये बना
हम भी जैसे तैरते हैं वैसे ही। अब इसका ये क्या है? रात तैर लेते हैं, हाँ, आग जल पा रहा है। ये है। अब देखो ये कैसे तैरता है। ये वाटर पे फोर्स अपने जो इसके पंख हैं उससे ये लगाता है। हम भी तो ऐसे करते हैं, अपने हाथों से फोर्स ऐसे पीछे की तरफ लगाते हैं। जब हम ऐसे ऐसे फोर्स वाटर पे फोर्स उतना लगाएंगे तो जितना तेजी से देखते हो ऐसे ऐसे करते हैं उतना तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स से हम वाटर को पीछे की तरफ धकेलेंगे या फोर्स लगाएंगे, एक्शन फोर्स, वाटर भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हम वाटर को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं तो वाटर हमको आगे की तरफ धकेलेगा। वही हाल यहाँ भी है। ये दोनों क्या करती हैं? वाटर को इधर की तरफ फोर्स लगाती हैं, इधर की तरफ फोर्स लगाती हैं, और वाटर जो है इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स। ये क्या है? रिएक्शन फोर्स। ठीक, तो ये आगे की तरफ तैरते हुए चले जाते हो। यही बात हम लोगों में भी होता है। हम जितना ज्यादा फोर्स से वाटर पे एक्शन फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा फोर्स से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वाटर भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। हाँ, सर ये एरोप्लेन वाला है। हाँ, एरोप्लेन वाला, देखो यही आखिरी एरोप्लेन वाला बता दीजिए। अगला देखो, कट वहीं से है। हो गया लगभग 2-3 ट्रॉली का। एरोप्लेन वाला बता ठीक है, रोटेटरी लॉन स्प्रिंकल, इसका देख लो। नहीं, एरोप्लेन। 5th वाला। एरोप्लेन। रुक जा, बता रहा हूं। एरोप्लेन में दूसरे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, रोटेटरी लॉन स्प्रिंकल। ये वाला जानते हो? रोटेटरी लॉन स्प्रिंकल देखो कैसे होता है। कैसे होता है? देखो क्या हुआ इसमें जब यहाँ से वाटर का दिया जाता है, ये पाइप है, ये स्प्रिंकलर है। लॉन में लॉन का मतलब कि जहाँ गार्डनिंग वार्डनिंग होती है स्प्रिंकलर ऐसे करता है ना तेजी से। तो होता क्या है, क्या? जब यहाँ से वाटर जाता है, ये सब पाइप से, तो यहाँ से वाटर निकलेगा। जब वाटर हाई स्पीड से जाएगा तो यहाँ से तेजी से हाई स्पीड से वाटर आएगा, और आएगा हाई स्पीड से तो यहाँ पे टकराएगा, और वाटर के जो पार्टिकल्स है इस पे फोर्स लगाएंगे। और जब वाटर के पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये वाटर पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। तो वाटर इधर तेजी से निकलेंगे। अब वाटर ये जो इसका वॉल है पाइप का, वो वाटर के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वाटर भी तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। यही हाल यहाँ पे भी होगा, और ये वाटर पे फोर्स इधर लगाएगा, और यही हाल यहाँ पे भी होगा, वाटर पे फोर्स इधर लगाया, और यहाँ पे भी यही हाल, वाटर पे फोर्स इधर लगाया। अब देखो ये कैसे मूव करेंगे, ऐसे, मतलब वाटर जिस डायरेक्शन में निकलेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर जाएंगे। और यही होता है रोटेशन का। ठीक, केवल यहाँ पे कुछ नहीं देना रहता है, हाई स्पीड दे दो, वो अपने आप घूमने लगता है। रीजन यही है, क्योंकि जब वाटर तेजी से आएगा, इसकी दीवार से टकराएगा, तेजी से इसके टकराने से ये इस पे एक्शन फोर्स इधर लगाएगा। जब वाटर इधर एक्शन फोर्स के कारण आया तो वाटर भी इसके वॉल पे रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। वाटर जब इस पे फोर्स लगाएगा तो मूव कर जाएगा। ऐसे ही सब पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सब पे फोर्स एक डायरेक्शन में लग जा रहा है, तो क्या करेंगे?